सभी लोग जानते हैं बैलफोर डिक्लेरेशन के ज़रिए इजराइल को जगह दी गई थी फ़लस्तीन में। जिसको रही बात जिन्ना की, तो जिन्ना की तस्वीर पार्लियामेंट में भी है, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी है, जिन्ना हाउस भी है। सरकार के पास ऐसी कोई भी मौजूदा स्कीम नहीं है जिससे उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया हो। सिर्फ हेट्रेड पैदा किया गया है। मणिपुर में हमारी बहनों को नंगा करके परेड कराया जा रहा है, नौजवानों को जिंदा जलाया जा रहा है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। और हमेशा से फ़िलिस्तीन पे जुल्म सितम हुआ है, इजराइल ने किया है। आज नौकरियों में हो रही हैं, अपॉइंटमेंट में हर चीज़ पर धांधलेबाजी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ जंतर मंतर पर पीसफुल अपना धरना लेके बैठे हैं और सिर्फ मंदिर और मस्जिद की बातें बताकर, सियासत सिखा के लोगों के बीच नफरत पैदा करके उनको बांटने का काम किया जा रहा है। बेसिकली जब फासिज्म की हुकूमत खड़ी हुई हैं तो उन्होंने कम्युनिटी के अंदर डर पैदा किया गया। अर्नब गोस्वामी जैसे लोग या जो नफरत फैलाते हैं वो खुले घूम रहे हैं और सरकार उनके साथ खड़े होकर कोर्ट में उनकी बरी होने के लिए उनकी दलीलें पेश करती है गया, क्योंकि स्टूडेंट्स धरने में बैठे हुए थे, यूनियन की डिमांड कर रहे थे, सेफ AMU सेफ एक्ट की बात कर रहे थे। तो उन खास 4 स्टूडेंट पर मुकदमा होता है जो उस धरने को लीड कर रहे थे और अब उनसे ये बात भी हैंड ओवर की जा रही है कि किसी तरीके से वो लोग धरने से उठ जाएं और उनकी FIR को ख़त्म करा दिया जाए। अच्छा, जिस तरह से जो है प्रोटेस्ट हुआ वहाँ पर, तो कहा जा रहा है कि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो है बर्बरियत की है इजराइल के अंदर, उसके सपोर्ट में खड़ा नहीं होना। देखिए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास है या दूसरी कौन है, इसका फैसला करने वाले हम लोग नहीं होते, वो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं। जिस तरीके से 1947 से इजराइल फ़िलिस्तीन पर जुल्म बर्बरता करता आया है, तो अगर हम देखें कि लाखों की तादाद में बच्चे, नौजवान, बुज़ुर्ग शहीद किए जा रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। और दूसरी बात यह कि हम सभी लोग जानते हैं बैलफोर डिक्लेरेशन के ज़रिए इजराइल को जगह दी गई थी फ़लस्तीन में, जिसको फ़लस्तीन पर कब्ज़ा उन्होंने किया है, ज़बरदस्ती घुसपैठ उन्होंने करी है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि हम किसी को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बताकर अपना दामन साफ़ नहीं कर सकते। दरअसल कोई भी इंसान अपने हक़ और हुकूक़ के लिए लड़ता है तो उसकी आप या तो पॉजिटिव वे में बात कर सकते हैं या निगेटिव वे में बात कर सकते हैं। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा ने जो भी बात करी वो एक डेमोक्रेटिक वे में बात करी गई थी, पीसफुल सिटिंग था। कोई उसमें ऐसा नहीं था कि वहाँ पर कोई ऐसे स्लोगन्स रेज किए गए हों जो कि मुल्क के ख़िलाफ़ थे। बेसिकली ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है स्टूडेंट के ख़िलाफ़, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़, कि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो वहाँ टेररिस्ट की नर्सरी है, इस तरह की चीज़ें डिफेम करते हैं। जबकि हम अगर तारीख पर नज़र डालें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने आज़ादी से लेके और उसके बाद तक नेशनल बिल्डिंग का काम कहा जा रहा है। यही जो है AMU वाले कभी जिन्ना की तस्वीर लगाते हैं और हमेशा जो है आतंकवादी गतिविधियां जो है में संलिप्त होते हैं। देखिए, रही बात जिन्ना की, तो जिन्ना की तस्वीर पार्लियामेंट में भी है, बॉम्बे हाई कोर्ट में भी है, जिन्ना हाउस भी है। तो जिन्ना की तस्वीर AMU स्टूडेंट यूनियन हॉल में लगना वो एक तारीखी पस मंज़र है। 1937 में जिस वक्त जिन्ना आए थे तो उनकी तस्वीर वहाँ लगाई गई, वहाँ के लाइफ टाइम मेंबर हैं और उनके साथ अम्बेडकर की, महात्मा गांधी की, मदर टेरेसा की, जवाहरलाल नेहरू की, सब लोगों की तस्वीर है। आप तारीख को इरेज नहीं कर सकते, चाहे तारीख आपकी अच्छी हो या ख़राब हो, तारीख का हिस्सा है। तो अगर जिन्ना से परेशानी है, किसी से परेशानी है, तो हमारे साबिक सदर ने मेमोरेंडम भी दिया था कि आप जिन्ना की पोर्ट्रेट हटा दें, वहाँ से कोई नहीं आया। बेसिकली ये न्यूसेंस क्रिएट करने की बात है। अब जब पार्लियामेंट में जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है, बॉम्बे हाई कोर्ट में लगी हुई है, जिन्ना हाउस, उसको आप डिमोलिश क्यों नहीं करते? तो ये सिर्फ न्यूसेंस। चुनाव का वक्त है, पार्लियामेंट के इलेक्शंस आने वाले हैं, तो सरकार के पास ऐसी कोई भी मौजूदा स्कीम नहीं है जिससे उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया हो। सिर्फ हेट्रेड पैदा किया गया। मणिपुर की बात कोई क्यों नहीं करता? आप इजराइल की, फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं, मणिपुर में हमारी बहनों को नंगा करके परेड कराया जा रहा है, नौजवानों को जिंदा जलाया जा रहा है, उस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऐसी एक कड़ी है जिससे कि सरकार की पोल खुल सकती है। टीवी मीडिया मणिपुर नहीं जाकर जो है इजराइल पहुंचा है, क्या कहें? बिल्कुल जाहिर सी बात। देखिए, ये अपनी कमियों को छुपाने की बात है कि हम इजराइल के साथ हैं। हमारे मुल्क में इस वक्त अगर आप देखें तो नफ्सा नफ्सी का मामला है, हेट्रेड का मामला इतना पहुंच गया है, माइनॉरिटीज़ को परेशान किया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ को सताया जा रहा है। आप मणिपुर के अलावा और जगह देखें, आप घुसपैठ की अगर बात करते हैं, बेसिकली ये सरकार इजराइल चूँकि एक इलीगल सेटलर है, इलीगल घुसपैठ है, उसको सपोर्ट इसलिए कर रही है क्योंकि ये सरकार हमेशा से इलीगल ऑक्यूपेशन को सपोर्ट करती आई है। जिस तरीके से अरुणाचल में चाइना घुस रहा है और सरकार अपनी आंखें मूंद कर बैठी हुई है, तो इस बात की दलील है कि ये सरकार इलीगल सेटलर्स को प्रमोट करती है और अलाउ करती है। अच्छा, 2 धड़े में स्टैंड जो है अवाम बढ़ चुकी है, कुछ लोग आई स्टैंड इजराइल लिख रहे हैं और इजराइल जाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो कहा जा रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी फ़िलिस्तीन की बात कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो हमें माजी पर नज़र डालनी होगी कि माजी में किसने क्या किया।
फ़िलिस्तीन ने गलत किया है या इजराइल ने गलत किया है। कोई भी चीज़ ऑल ऑफ अ सडन निकल के नहीं आती। तो आप माजी को पढ़ें। परेशानी ये है कि यहाँ कुछ लोग माजी को नहीं पढ़ते हैं और सिर्फ़ मौजूदा हालात को देखते हुए एक्ट करते हैं। और हमेशा से फ़िलिस्तीन पे जुल्म व सितम हुआ है, इजराइल ने किया है। आज भी जो इंटरनेशनल क्राइम वेपन्स हैं उसमें गैसेस, न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करना मना है और इजराइल ने फॉस्फोरस गैसेस और इस तरह की गैसेस यूज़ की हैं और इल्ज़ामात फ़िलिस्तीन पर लगा रहे हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया ये बात भी कवर कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम वो कंटेंट लेते हैं जो हमारे फेवर का होता है, जो कंटेंट हमारे ख़िलाफ़ होता है, जो कंटेंट हक़ पे होता है। बेसिकली इस वक्त बातिल की हुकूमत है। बातिल जहाँ जहाँ सर उठा रहा है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है और हक़ जहाँ जहाँ सर उठाने की कोशिश कर रहा है उसको दबाया जा रहा है। सलमान साहब, कहा जा रहा है बार बार कि जो मुस्लिम है कहीं भी रहें, कहीं पत्थरबाजी करते हैं, कभी अलग अलग चीज़ों में एक्टिविटी में जो है गलत एक्टिविटी में रहते हैं, जहाँ भी रहें। देखिए, आप कहने को कुछ भी कह सकते हैं कि मुसलमान पत्थरबाजी करते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल बेमानी बात है। अगर हम बात करें आज़ादी की लड़ाई की, तो जितनी कुर्बानियाँ हमारे हिंदू भाइयों की थी उतनी ही कुर्बानियाँ हमारे मुस्लिम भाइयों की थी। और आज भी अगर हम देखें, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखें, तो हम लोगों को साजिशन पीछे रखा गया है। मुसलमान कहीं भी वायलेंस को पसंद नहीं करता। मुसलमान रसूल पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, जो कि हर जगह पीस की बात करता है, पीस को प्रमोट करता है। फ़िलिस्तीन की अगर बात करूँ इस मौजू में, तो फ़िलिस्तीन के जो अहदेदारान हैं, फ़िलिस्तीन के जो लीडरान, उन्होंने पीस के लिए मुसलसल कोशिश करी, मुसलसल वहाँ वादे हुए, मुसलसल उनसे बातचीत हुई, लेकिन इजराइल ने हमेशा से चीज़ों को क्रॉस किया। और रही बात हिंदुस्तान के मुसलमानों की, तो हिंदुस्तान के मुसलमान आज भी जुल्म सितम के बाद पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं और पुरजोर तरीके से अमन के साथ अपनी बात को रख रहे हैं। इसकी एक मिसाल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये धरना है। जिस तरीके से पीसफुल तरीके से धरना चल रहा है, ये इस बात की दलील है कि हमारे यहाँ पिछले 2 साल से वाइस चांसलर नहीं है, धांधलेबाजी नौकरियों में हो रही हैं, अपॉइंटमेंट में हर चीज़ पर धांधलेबाजी हो रही है, लेकिन उसके बाद भी हम यहाँ जंतर मंतर पर पीसफुल अपना धरना लेके बैठे हैं। और मुसलमान हर जगह पीस की बात करता है और पीसफुल एहतजाज करने में यकीन रखता है, वही करता है। अच्छा, आपने इलेक्शन की बात की, तो इस चीज़ों से जो है इलेक्शन पे असर पड़ने वाला है? देखिए, ये आज़ादी के बाद से एक तारीख का हिस्सा रहा है कि आपको अगर आपने कोई डेवलपमेंट के काम नहीं किए, ख़ास करके बीजेपी 2014 जब से आई है, तो आप पहली बात तो जितनी भी स्कीम्स वो लेकर आई हैं वो सारी की सारी स्कीम कांग्रेस की। आपने नाम बदल दिया, नाम बदल के आप उसको टैगलाइन दे के अपनी चीज़ें बताने हैं। दूसरी बात कि इस सरकार ने माइनॉरिटी को छोड़ दीजिए, मेजॉरिटी के लिए भी कुछ नहीं किया। सिर्फ मंदिर और मस्जिद की बातें बताकर, सियासत सिखा के लोगों के बीच नफरत पैदा करके उनको बांटने का काम किया जा रहा है। ये बात आज पता नहीं चलेगी। ये बात जब आज से 10 साल बाद जब ये नौजवान नौकरी के लिए निकलेगा, तो उसको महसूस होगा कि यहाँ नौकरियाँ नहीं हैं, तब उसको एहसास होगा। जैसे कि अगर हम देखें हंगर इंडेक्स में आज हम 3 रैंक और नीचे जा चुके हैं, 113 में पहुँच चुके हैं 125 में। तो ये बात महसूस कराती है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कम्युनल एजेंडा पे इलेक्शन लड़ना चाहती है, लेकिन महसूस होता है कि आवाम इनकी चीज़ों को समझ रही है और इलेक्शन में इनको आईना दिखाने का। मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते, पसमानदा मूवमेंट की बात भाजपा करती और तारिक मंसूर साहब को तक जो है MLC बना दिया, और आप क्या लेंगे? प्रॉब्लम तो यही है कि ये बात करते हैं। अगर पसमानदा या मुसलमानों की या माइनॉरिटीज़ की इतनी फिक्र होती तो बेदूड़ी ने जो पार्लियामेंट में किया था उसको मोदी जी तुरंत कंडेम करते, जिसको उन्होंने कंडेम करने का काम नहीं किया। बेसिकली ये एक अपीसमेंट पॉलिसी है जो वो पसमानदा के नाम पे या दीगर माइनॉरिटीज़ के नाम पे खेलते हैं, जबकि अगर हम ज़मीनी स्तर पर देखें तो ज़मीनी स्तर पर माइनॉरिटीज़ के लिए या फिर मुसलमानों के लिए या पसमानदाओं के लिए कोई भी ऐसी स्कीम या कोई भी ऐसी पॉलिसी दिखाएं जिससे हम माने कि हाँ उन्होंने कुछ किया है। वो अपने टिकट बंटवारे में भी जहां मुसलमानों का नाम आता है उसको साइडलाइन कर देते हैं। और रही बात तारिक मंसूर साहब को उपाध्यक्ष बनाने की, तो देखिए बहुत साफ सी बात है, वो एक चेहरे को, जैसे कि कुछ सालों से मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे, उनको चेहरा दिखाकर मुसलमानों का वोट उन्होंने किया, लेकिन मुसलमानों ने वोट दिया नहीं उनको। चाहे तारिक मंसूर आ जाएँ या गुलरेज साहब आ जाए या और कोई मुसलमान आ जाए, ये एक फेस पॉलिटिक्स जो चाहते हैं कि उस फेस के ज़रिए हम वोट अपीस करके हम वहाँ ये दिखाएं कि हमने उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया पार्टी का, जबकि ज़मीनी स्तर पर जो मुसलमान एक्चुअल में परेशान है, जो एक्चुअल में ज़रूरतमंद है, उसकी किसी तरह की कोई मदद नहीं करी जा रही है। इस बेनिफिशरी स्कीम से मुसलमान बेनिफिशरीज़ नहीं हैं, और अगर बेनिफिशरीज़ हैं भी तो उनके साथ पार्शियलिटी होगी। अगर राशन मिल रहा है और स्कीमें मिल रही हैं तो बराबर है, वो जो है नॉन मुस्लिम को भी मिल रही है, मुस्लिम को भी मिल रही है, इसमें जो है
भेदभाव कहाँ हो रहा है? देखिए मेरे भाई, ज़मीनी स्तर की बात अगर हम करें तो ज़मीनी स्तर पर मुसलमान को राशन कितना मिल रहा है या गैर मुसलमान को राशन कितना मिल रहा है, मैं तो ये बात कहता हूँ राशन किसी को नहीं मिल रहा है, ना मुसलमान को मिल रहा है ना गैर मुसलमान को मिल रहा है। 5 लोगों को आपने राशन के पैकेट थमा दिए, उनकी फ़ोटोग्राफी करा दी और उसको दिखा दिया कि हमने 2.5 करोड़ लोगों को राशन बांटा है। ये गलत पॉलिसी है। और उस राशन के पैकेट में जो आप बांट रहे हैं, चाहे वो हिंदुओं को बांटें मुसलमानों को बांटें, सब इस मुल्क के शहरी हैं, उसमें आप सर्फ का पाउडर नमक में मिला के दे रहे हैं, आप चीनी दे रहे हैं, वो प्लास्टिक की चीनी दे रहे हैं। तो ऐसे राशन बांटने से फ़ायदा क्या है? सिर्फ और सिर्फ, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स चल रही है, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को दिखा के उसका नैरेटिव सेट करा के। क्योंकि पूरा मीडिया हाउस, मैं माजरत के साथ आप लोगों के सामने कह रहा हूँ, पूरा मीडिया हाउस जितने भी हैं सब गवर्नमेंट ने ख़रीद चुके हैं और जो वो दिखाना चाहते हैं वही पब्लिक डोमेन में आता है। और इतने वसाइल गांव देहात में लोगों के पास नहीं है कि वो एक्चुअल नैरेटिव को महसूस कर सकें या देख सकें। जो मीडिया उनको दिखाती है, जो बताती है, वही वो देखें। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, जो आज आप बता रहे हैं पिछले 5 साल से, 2014 से उससे पहले क्या हालात वैसे ही थे? क्या मुसलमान हालात बहुत अच्छे थे? देखिए, मुसलमानों के हालात मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छे थे, लेकिन इतने ख़राब हालात नहीं थे। नफ़रत का माहौल इतना नहीं था मुसलमानों के ख़िलाफ़ और माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ जितना आज मौजूदा दौर में। आप देखिए 2014 से पहले लगातार मुस्लिम लड़कों को उठाया जाता, नौजवानों को उठाया जाता था आतंक के आरोप में, और 8 साल बाद उन्होंने कोर्ट कर रही थी कि सॉरी बेगुनाह थे। किसके रीजन में उठाया गया? कौन, किसकी? यूपी की सरकार थी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ इसी रीजन में बढ़ा अत्याचार? जो आप बात कह रहे हैं, उनको उठाया जाता था, कोर्ट ट्रायल करता था। अब उठाने का काम नहीं किया जाता, अब लिंच करने का काम किया जाता है। ये फ़र्क है। तो आप कह रहे हैं कि लिंचिंग इस सरकार में एक परंपरा बन गई है? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा समाज कह रहा है। और अगर आप अपने आप से पूछेंगे तो आप लोग को भी ऐसा महसूस होगा कि लिंचिंग एक कस्टमरी एजेंडा बना दिया गया है। लिंचिंग से क्या ये मैसेज देना चाह रहा है जो भी लिंचिंग किया जा रहा है? भूमिका क्या है? बेसिकली जब फासिज्म की हुकूमत खड़ी हुई है तो उन्होंने कम्युनिटी के अंदर डर पैदा किया गया। ये लिंचिंग है, बेगुनाहों को जेल में डालना है, बेसिकली ये डर का माहौल क्रिएट करके अपने फासिज्म को मजबूती से खड़ा करना चाहते हैं ताकि उसको कोई चैलेंज ना कर सके। सर, एक सवाल है, जिस तरह से सोशल मीडिया पे अटैक किया जाता है, CBI का, ED का अटैक होता है, जिस तरह से अभिसार शर्मा को अरेस्ट कर लिया गया, तो क्या कहेंगे सोशल मीडिया को? देखिए, कोई भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, CB हो, ED हो, ये इसके अलावा जितनी भी दीगर गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बेसिकली उनका ये काम है कि जहाँ पर उनकी हुकूमत उनसे कहेगी कि यहाँ प्रेशर बनाना है, यहाँ प्रेशर बन के इनको खामोश करना है, तो वो ये काम करते हैं। आप देखिए, जहाँ जहाँ जो पत्रकार बंधु हमारे जो हक़ की बात करते हैं, जो हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो असल नैरेटिव को दिखाते हैं, उस आवाज़ को दबाने के लिए उनको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि उन पर ED के छापे डाले जा रहे हैं, CBI के छापे डाले जा रहे हैं। और अर्नब गोस्वामी जैसे लोग या जो नफ़रत फैलाते हैं वो खुले घूम रहे हैं और सरकार उनके साथ खड़े होकर कोर्ट में उनकी बरी होने के लिए उनकी दलीलें पेश करती है। सर, जिस तरह से सभी मतलब अभिसार शर्मा हुआ, रवीश कुमार हुआ, या फिर अजीत अंजुम, ऐसे पत्रकारों पे कह लीजिए न्यूज़ क्लिक जैसे पत्रकारों को भी अरेस्ट कर लिया गया और इस पर कड़ी निगरानी है सरकार की। मैंने वही आपसे कहा कि ये लोग हक की बात करते हैं, जो एक्चुअल नैरेटिव है वो दिखाते हैं, सरकार से सवाल पूछने का काम करते हैं। हमारी सरकार को सबसे ज़्यादा परेशानी है सवाल पूछने से। चाहे नौजवान रोज़गार के लिए सवाल करे तो नौजवानों के मोमेंट्स को, आंदोलन को क्रश कर दिया जाए, चाहे पत्रकार करे उनको क्रश कर दिया जाए। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा उन पत्रकार बंधुओं को आपके माध्यम से कि चाहे अभिसार शर्मा हो, अजीत अंजुम हो, रवीश कुमार हो या दीगर इस तरह के जो पत्रकार हैं जो हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं, मुझ जैसे आम समाज से आने वाले व्यक्ति जो आम समाज है, उनको मैं आपके माध्यम से सलाम पेश करना चाहूँगा और उनकी हौसला अफजाई करना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो मीडिया के अपने काम को लेके चल रहे हैं वो स्तंभ है। और उन्हीं की बदौलत आज जो दबे कुचलों की आवाज़ है जिस भी हद तक है पब्लिक डोमेन में आ रही है, उनकी वजह से आ रही है। मैं उनको सलाम पेश करना चाहूँगा।